नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजयवरो क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है आपके कैंसर सॉल्स्टिस, उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि कर्क संक्रांति जिसको बोलें। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके आइवरमेक्टिन, जो दवा कोरोना वायरस के इलाज के लिए असफल साबित हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो वीडी सावरकर की 137वीं जयंती के बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें भारत के किस मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों के शोध में कोरोना वायरस के लिए आइवरमेक्टिन दवा असफल साबित हुई है? तो राइट आंसर है डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। और विद्यार्थियों, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं कि ये आइवरमेक्टिन जो दवा है वो बच्चों के पेट में कीड़े मारने वाली दवा है। और इस आइवरमेक्टिन को फ्रांस में हुई रिसर्च में कोरोना वायरस के लिए बेहद उपयोगी बताया गया था, परंतु यहाँ जोधपुर के डॉक्टर एम एन मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने 20 उन मरीजों को आइवरमेक्टिन दवा दी जिनमें कोरोना का संक्रमण ज़्यादा था, और 20 मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा दी। जिन मरीजों को आइवरमेक्टिन दवा दी गई उन्हें कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, बल्कि दूसरे साइड इफेक्ट्स का खतरा ज़्यादा रहा। वहीं जिन मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा दी गई उनकी रिकवरी दर बहुत अच्छी रही, और इसलिए अब इसके लिए शोध पत्र तैयार कर लिया गया है और इस शोध अध्ययन को नेशनल व इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित करने के लिए भेजा जाएगा। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में चीन के चिकित्सकों ने शोध में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को बेअसर बताया था, जबकि अब यहाँ जोधपुर की शोध में ये दवा यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये दवा है, ये जो है सफल साबित हुई है और यानी कि असरकारी साबित हुई है। जबकि चीन के चिकित्सकों ने इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को असफल साबित किया था, परंतु यहाँ पर ये सफल साबित हुई है। और दूसरी तरफ जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ओवरमेक्टिन जो दवा उसको फ्रांस के चिकित्सकों ने वहाँ पर उसको सफल बताया था कोरोना वायरस के इलाज के लिए, परंतु यहाँ जोधपुर के डॉक्टरों ने इस ओवरमेक्टिन को असफल साबित किया है। और जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसके परिणाम अच्छे आए हैं। तो अब इसके बारे में नेशनल इंटरनेशनल वो जर्नल में इस शोध पत्र को प्रकाशित किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वो इसके इलाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो आप इसमें अतिरिक्त जानकारी को ध्यान में रखना। एक तो इस संस्थान का नाम यानी कि कॉलेज का नाम आपको याद रखना है, जिसमें ओवरमेक्टिन दवा जो है इसके शोध में असफल साबित हुई है। दूसरा, इसी में ही आपको जो भारत की जो दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसके बारे में याद रखना, जो कि इसमें सफल साबित हुई है। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में फैसला दिया है कि अगर कंपनी में प्रावधान है तो कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद भी अनुशासनात्मक जांच जारी रह सकती है और जांच में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त भी किया जा सकता है? तो राइट आंसर है जसवंत सिंह बनाम भारत कोकिंग कोल। और तो विद्यार्थियों, इसमें मैं आपको बताऊं, ये जसवंत सिंह ये भारत कोकिंग कोल का कर्मचारी था, और जब ये सेवा में था यानी कि नौकरी पर था उस दौरान इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई वो शुरू की गई थी। और परंतु वो कार्रवाई पूरी होती उससे पहले
उससे पहले ही ये सेवानिवृत्त हो गया। इसीलिए इसके बाद भी जब यानी सेवानिवृत्त होने के बाद भी जब अनुशासनात्मक कार्रवाई जो जारी रही तो इसने इसके खिलाफ जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर की और हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जसवंत सिंह जो है वो सेवानिवृत्त हो चुका है, इसलिए अब इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर भारत कोकिंग कोल ने इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि कर्मचारी अगर जो है कर्मचारी के सेवा में रहते हुए यानी कि नौकरी पर रहने के दौरान अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है शुरू की गई है तो फिर उसके सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी वो कार्रवाई जो आगे भी जारी रह सकती है और अगर जांच में वो दोषी पाया जाता है तो उसको बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि उसको बर्खास्त किया जा सकता है। और तो यहाँ पर एक बात और जो मैं आपको बताऊं इससे ही संबंधित, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवानिवृत्ति, जैसा मैंने कहा भी आपको कि अनुशासनात्मक कार्रवाई तभी जारी रह सकती है अगर कर्मचारी की सेवा में रहते हुए जांच शुरू की गई है तो जो है वो कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है। तो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जसवंत सिंह बनाम भारत कोकिंग कोल में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर कर्मचारी से जो है सेवा में है उस दौरान उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है तो उसके सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसके खिलाफ वो अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रह सकती है और जांच में दोषी पाए जाने पर उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म अयनांत किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है आपके 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना, यानी कि 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो उस घटना को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और इस ग्रीष्म अयनांत इसी को ही कर्क संक्रांति बोलते हैं। ग्रीष्म अयनांत कह लो या कर्क संक्रांति कह लो, एक ही बात है। और विद्यार्थियों में इसके बारे में ये क्वेश्चन जो है मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 5-6 जून की रात को चंद्रग्रहण होगा, 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा, फिर 5 जुलाई को जो है चंद्रग्रहण होगा, यानी कि पहले चंद्रग्रहण 5-6 जून को, फिर 21 जून को सूर्य ग्रहण और फिर 5 जुलाई को वापस चंद्रग्रहण। तो यहाँ पर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी एक दुर्लभ घटना है कि आषाढ़ महीने में ही, अभी जो है ज्येष्ठ महीना चल रहा है तो ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ महीना जो आएगा तो आषाढ़ महीने में ही ये तीनों ग्रहण आ रहे हैं। और एक तरह से ये इसीलिए एक बड़ी जो है ये दुर्लभ घटना है कि एक ही महीने में 3-3 जो ग्रहण आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये ग्रीष्म अयनांत किसे कहते हैं तो आपने जान लिया कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य किरणों का सीधा पड़ना, इसको जो है ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। परंतु यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 21 जून को जो है सूर्य ग्रहण है और 21 जून को सूर्य ग्रहण है और उसी दिन जो है यानी कि जो है ग्रीष्म अयनांत के दिन ही जो है सूर्य ग्रहण है, तो ये भी एक बड़ी घटना है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि 21 जून को जब ग्रीष्म अयनांत है उसी दिन सूर्य ग्रहण है, तो ये भी एक बड़ी घटना है। और दूसरा जो क्वेश्चन जो मैं आपको बताया कि एक ही महीने में 3 ग्रहण आ रहे हैं, आषाढ़ महीने में ही 3 ग्रहण आ रहे हैं, पहले चंद्र ग्रहण, फिर सूर्य ग्रहण, फिर वापस चंद्र ग्रहण। तो आप इसमें ये क्वेश्चन जो है विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें एक चीज आपको मैं और बताऊं कि आपके जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, तो देखिए इसमें आपके लिखा हुआ है कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना। तो यहाँ पर 22 दिसंबर को जब सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो उस घटना को बोलते हैं मकर संक्रांति, इसी को ही बोलते हैं शीत अयनांत। विद्यार्थियों यहाँ पर मकर संक्रांति वो मत समझ लेना जो आप 14 जनवरी को मनाते हो। 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति जो है जो पर्व मनाते हैं वो तो इसलिए मनाते हैं कि सूर्य
मकर तारा समूह में प्रवेश करता है, यानी कि जिस दिन जो सूर्य मकर तारा समूह में प्रवेश करता है उस दिन वो मकर संक्रांति पर्व मनाते हैं। परंतु यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग है आपके। 22 दिसंबर को जब सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो उस घटना को बोलते हैं मकर संक्रांति। और मकर रेखा को आप जो है बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है कि मकर संक्रांति जो है इस नाम से इसमें बोलते हैं, ज्योग्राफी में इस घटना को मकर संक्रांति बोलते हैं। तो 14 जनवरी और मकर संक्रांति वो एक पर्व के रूप में है, यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल जो है घटना के रूप में है। और इस जो है मकर संक्रांति को शीत अयनांत के नाम से बोलते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना, इस घटना को मकर संक्रांति के साथ साथ एक नाम से और बोलते हैं शीत अयनांत। और 21 मार्च को जब सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तो उस घटना को बोलते हैं बसंत विषुव। और भूमध्य रेखा जिसे आप अंग्रेजी में बोलें इक्वेटर लाइन। और फिर आपके दे रखा है 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को जब सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तो उस घटना को बोलते हैं शरद विषुव। और तो यहाँ पर आपको मैंने इनके बारे में अलग अलग बताया, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है तो उसको बोलते हैं मकर संक्रांति या शीत अयनांत। 21 मार्च को जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है तो उसको बोलते हैं आपके बसंत विषुव। और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है तो उसको बोलते हैं शरद विषुव। और 21 जून को जब सूर्य किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर तो उसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति, ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति। तो आप इस जो है क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि 21 जून को जब ग्रीष्म अयनांत है उसी दिन सूर्य ग्रहण है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 137वीं जो है जयंती इनकी मनाई गई विनायक दामोदर सावरकर जी की। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जिनका जो है देश की आज़ादी में बड़ा योगदान है। और आपको मालूम होगा कि इन्होंने 1899 में अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर पुणे में मित्र मेला नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो है स्थापित किया था पुणे में। और जब सरकार ने उस पर जो बैन लगा दिया तो फिर इन्होंने 1904 में जो है अभिनव भारत के नाम से एक नया क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया 1904 में, और पुणे में ही स्थापित किया। और फिर इस जो है अभिनव भारत की एक शाखा 1906 में इन्होंने लंदन में भी स्थापित कर दी। और तो वहाँ पर रहने वाले भारतीय जो विद्यार्थी और अन्य लोग थे वो इस अभिनव भारत गुप्त क्रांतिकारी संगठन के साथ जुड़े और देश की जो है आज़ादी में उन्होंने भी अपना योगदान दिया। परंतु वहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको कड़ी सुरक्षा में भारत के लिए रवाना किया गया था। परंतु वहाँ पर जो है ये इंग्लिश चैनल में समुद्र में इंग्लिश चैनल में कूद गए और तैरते हुए फ्रांस के तट पर पहुंच गए। परंतु फ्रांस ने इनके साथ धोखा किया और फ्रांस की सरकार ने इनको ब्रिटेन को वापस सौंप दिया। तो अब फिर इससे इनको दोबारा से जो है कड़ी सुरक्षा में भारत लाया गया और इनको जो सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर में जो सेलुलर जेल है वहाँ पर इनको रखा गया। और विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए जिनको जो है काले पानी की सजा दी जाती थी तो उनको इसी पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में रखा जाता था और यहाँ पर इनको घोर यातनाएं दी जाती थी। तो इनको जो है इनको भी यहाँ पर घोर यातनाएं दी गई और बाद में इन्होंने तय किया कि ऐसी जो है यहाँ जेल में रहकर तो अब वो देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिर बाद में इन्होंने जो है अंग्रेजों से कह दिया कि वो इस तरह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल नहीं रहेंगे। तो फिर इनको जो है छोड़ दिया गया और अब ये राजनीतिक जो है आंदोलन में शामिल रहकर देश की आज़ादी में अपना योगदान देते रहे। तो इसीलिए इनका योगदान देश की आज़ादी में बड़ा योगदान माना जाता है। और 28 मई को इनकी जो 137वीं जयंती मनाई गई और प्रधानमंत्री ने भी इनको जो है
जयंती पर जो है शुभकामनाएं दी लोगों को और इनकी जयंती को एक हर्षोल्लास के रूप में मनाने के लिए कहा, क्योंकि इनका योगदान देश की आज़ादी में बड़ा योगदान है। तो विद्यार्थियों, आपको मैंने जो अतिरिक्त जानकारी दी गई इसके बारे में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि 1899 में इन्होंने अपने भाई के साथ यानी गणेश सावरकर के साथ मित्र मेला स्थापित किया पुणे में। फिर मैंने आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताया, 1904 में अभिनव भारत जो है स्थापना की अभिनव भारत की पुणे में। फिर 1906 में अभिनव भारत की जो है शाखा स्थापित की लंदन में। तो ये अतिरिक्त जो है जानकारी आप याद रखना। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ट्विटर के सीईओ कौन है? सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो है जैक डोरमे। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए इस दौरान अभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ये ट्विटर के जो सीईओ हैं इनके बीच आपसी जो है वो तकरार चल रहा है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है नरेंद्र बत्रा। और विद्यार्थियों, ये नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। इन्हीं को ही ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा पंचगव्य के आधार पर बनी दवा का कोरोना वायरस के लिए क्लिनिकल ट्रायल यानी कि परीक्षण करवाया जाएगा? तो राइट आंसर है गुजरात। विद्यार्थियों, इसका ट्रायल देश के 10 अस्पतालों में किया जाएगा और इसकी शुरुआत गुजरात के राजकोट से जो होगी। तो यहाँ पर भी यानी कि आयुर्वेद के आधार पर भी जो है कोरोना के इलाज का जो परीक्षण शुरू किया जाएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें किस देश ने कोरोना महामारी के कारण उत्तरी कोरिया में अपने दूतावास को बंद कर दिया है? तो राइट आंसर है ब्रिटेन। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना महामारी की वजह से ही यहाँ पर ये बंद किया है और कुछ देशों ने भी यहाँ पर अपने दूतावास को बंद कर दिया है। और उत्तरी कोरिया, जिसके जो तानाशाह का नाम आप जानते हो, किम जोंग उन, वो वहाँ के तानाशाह हैं। उत्तरी कोरिया की राजधानी आपको याद रखना है प्योंगयांग है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस। और विद्यार्थियों, आपको मैंने कल यानी कि पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में कि 29 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है ये दिवस, इस दिवस के अवसर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के अवसर पर उन जो है शांति रक्षकों को जो है पुष्पांजलि अर्पित की जाती है जो कि विभिन्न जो है शांति रक्षा अभियानों में भाग लेते हैं और शांति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो उनके लिए ये जो है शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है। और विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, इसमें मैंने कल जो वीडियो में बताया था उस घटना को याद रखना, क्योंकि इसी दिन जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा जो है इन सैनिकों यानी कि जो रक्षा सैनिक है इनको जो है डेक हॉमरस्कोल्ड पदक प्रदान किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।